वेलकम टू समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। पढ़ने से पहले मैं आपको मोल के फॉर्मूले बता देती हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे मोल जैसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं। मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। क्या होता है? भार बटे अणु भार, राइट। तो ये आप लोगों ने अगर मोल के बारे में जानते होंगे। अच्छा, मोल किसे कहते हैं? मोल पदार्थ की निश्चित मात्रा को कहते हैं। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? भार भार भार, यानी कि जो मोल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? भार बटे अणु भार, या फिर होता है अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो नियतांक, जिसका मान होता है Na, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 गुणित 10 की पावर 23, राइट। तो ये Na यानी कि अवोगाद्रो नियतांक की ये वैल्यू होती है 6.022 गुणित 10 की पावर 23। ये किसकी वैल्यू है? ये अवोगाद्रो नियतांक की वैल्यू है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, राइट। तो ये हमने मोल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में पढ़ा। मोल बराबर क्या होता है? भार यानी W/mW यानी मॉलिक्यूलर वेट। फिर उसके बाद N/Na। ये Na क्या है? ये Na है अवोगाद्रो नियतांक। और ये N क्या है? ये N है हमारे कणों की संख्या, राइट। तो ये Na क्या है? हमारे कणों की संख्या। फिर हम बात करते हैं, जैसे कि हमें जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी उनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे उनमें से पूछा जाएगा कि मतलब आयतन बताओ। जैसे कि आयतन का फॉर्मूला होता है 22.4 इंटू में n, ये लीटर में होता है। और ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ये कब तक के लिए वैलिड है? सुनो, ये फॉर्मूला ओनली गैसेस के लिए वैलिड है। जब भी ओनली गैसेस के बारे में बात होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। केवल गैसों के लिए वैलिड है, राइट। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? केवल गैसों के लिए। तो इसे याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड बहुत ही हम क्वेश्चन करेंगे। केवल गैसों के लिए ही वैलिड है, तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। केवल गैसों के लिए 22.4 इंटू n लीटर में। ये हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब कुछ बच्चों ने जैसे किताब में देखा होगा कि जो हमारा वॉल्यूम होता है ना, उसका फॉर्मूला ये भी होता है। देखो ये कौन सा होता है? उसका फॉर्मूला होता है V बराबर 22.7 लीटर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो सुनो, जब क्वेश्चन में हमें बार के बारे में बात दी हो, जैसे कि जो प्रेशर है या फिर जो प्रेशर है वो एक बार दिया हो क्वेश्चन में, हमें जैसे कि एक वायुमंडलीय के स्थान पर एक बार के, जब भी बार के बारे में बात होगी, जैसे जनरली जो प्रेशर होता है वो एटीएम में मापते हैं, लेकिन जब प्रेशर को बार में मापा जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आयतन निकालने का। और बाकी कहीं भी ये जब भी मोस्टली बात आए ना, मोस्टली, तो ये NTP STP जब भी लिखा हो और उसमें मतलब कि बार वगैरह कुछ नहीं लिखा हो, जब भी कहीं बार दिख जाए तो आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगा देना। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? बार दिख जाए तो 22.7 इंटू n। ये n क्या है? यहाँ पर n है मोल। अब ये वाला फॉर्मूला कब लगे? ये वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। मतलब हमेशा नहीं, ज़्यादातर कंडीशन में यही वाला फॉर्मूला लगे जब भी हमें NTP STP या फिर जो प्रेशर है वो ATM के मतलब कि वायुमंडलीय मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में दिया हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं अब अगला टॉपिक। ये देखो, ये हमारे मोलरता का फॉर्मूला है, जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? N विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। विलेय के मोल और क्या है? विलयन का आयतन। अब मोललता यानी मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? ये देखो, विलेय के मोल बटे विलयन का भार। यहाँ पे विलेय के मोल है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। अब मैं अगर आपसे पूछूं मोलरता और मोललता में क्या डिफरेंस? सुनो, ये जो मोललता, इसमें हम लोग विलयन का आयतन लेते हैं और
ये जो मोलरता है ना, इसमें हम लोग विलयन का आयतन लेते हैं। और सुनो, जब ये मोलरता होता है तो इसमें हम विलयन का भार लेते हैं, राइट। हाँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि हमारा होता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, अबे जैसे कि हमें ए का मोल प्रभाज निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स से। ये एक्स से क्या है, मोल प्रभाज। जैसे कि हमें ए का, जैसे कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन, तो हमें मोल प्रभाज निकालना है ए का। तो हम क्या करेंगे, ए का मोल प्रभाज बराबर ए के मोल बटे ए के मोल प्लस बी के मोल, राइट। अब हमें जैसे कि बी का मोल प्रभाज निकालना है, मोल प्रभाज को एक्स से दर्शाते हैं, राइट। तो अब हमें बी का मोल प्रभाज निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी के मोल बटे ए के मोल प्लस बी के मोल, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और देख लीजिए, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, तो देखो ये n/m बराबर होता है n फैक्टर। ये थोड़ा सा मुझे इस मोल चैप्टर में दिखा तो मैंने सोचा इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। अब पता है इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इससे जो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी ना, आप लोग देखकर चौंक जाओगे। वो क्वेश्चन क्या बनता है इससे जो क्वेश्चन जो मैं दिखाने वाली हूँ वो नीट में भी आ चुका है और PNST में भी आ चुका है। तो देखिए इसे ध्यान से, शायद आप लोग ये क्वेश्चन कर लें। ये वाला क्वेश्चन, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर करता है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं ताप पर निर्भर कौन करता है, एक बार सोचिए। तो सुनो, ताप पर निर्भर वही करता है, ताप पर निर्भर वही करता है जिसके फॉर्मूले में हमको आयतन लिखाओ, चाहे ऊपर आयतन लिखाओ चाहे नीचे, लेकिन आयतन लिखा होना चाहिए। अब देखो इनमें से किसके फॉर्मूले में आयतन की बात की गई, बताओ किसके फॉर्मूले में हमें आयतन दिख रहा है, बताओ। इसके मोलरता के फॉर्मूले में हमें आयतन दिख रहा है, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो मोलरता के फॉर्मूले में हमें आयतन दिख रहा है। अब मोलरता क्या होगा, क्या इसका आंसर नहीं। मोलरता टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आयतन नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा भी हमने ताप पर, ये देखो ताप पर निर्भर वही करेगा जिसके फॉर्मूले में आयतन होगा। अब बताओ मोल प्रभाज क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नहीं करता। जिसके फॉर्मूले में हमें आयतन दिख जाए, चाहे कोई भी हो, जिसके फॉर्मूले में आयतन दिख जाए तो वो पक्का टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ही करेगा, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल बटे, बताओ बटे विलय के मोल बटे, क्या आप लोग जवाब दे पा रहे हैं, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। अब कोई लोग अभी भी मुझसे पूछेंगे कि ये इसका आंसर मोलरता क्यों आया, आयतन यानी वॉल्यूम। तो मोलरता इसका आंसर इसलिए आया है क्योंकि मोलरता के फॉर्मूले में आयतन आता है, और अगर किसी के फॉर्मूले में आयतन आ रहा है तो समझ जाना वो गारंटेड टेम्परेचर पर डिपेंड तो करेगा ही करेगा, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, ये वाला। क्या आप लोग इस टॉपिक को कर पाएंगे आप लोग। चलो आपने कुछ नहीं, 11-12 के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या, कौन रिडॉक्स और नॉन रिडॉक्स अभिक्रियाओं को पहचाने, कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है, कौन नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसे एक बार मेरे कहने पर आप इसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप 11th क्लास से हैं तो हम एक रिडॉक्स पे एक कंप्लीट लेक्चर दे देंगे, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। अगर आप 11-12 पढ़ चुके हैं तो इसे अपने नॉलेज के बेसिस पर, थोड़ा बहुत रिडॉक्स पढ़ा होगा उसके बेसिस पर बताइए कि कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है और कौन नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया है, राइट। तो इसे क्या आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, राइट। जब भी हमें ऑक्सीजन दिखे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2 होती है। जब भी हमें हैलोजन परिवार दिखे, अब हैलोजन परिवार क्या होता है, हैलोजन परिवार होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन परिवार को हम लोग किससे दर्शाते हैं, X से दर्शाते हैं।
हाइड्रोजन परिवार में आता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इन सब की जो ऑक्सीडेशन मतलब कि इन सब की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है -1। अगर ये दिख जाए तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? -1 होगी, राइट। अब जैसे कि मुझे दिख जाता है क्षारीय धातुएं, जो एस ब्लॉक होती है उसकी जो पहली श्रेणी होती है उसे बोलते हैं क्षारीय धातुएं, और जो एस ब्लॉक होती है उसकी दूसरी श्रेणी होती है उसे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो क्षारीय धातुओं का +1 और क्षारीय मृदा धातुओं का +2 होता है। अब आप लोग बोलोगे क्षारीय धातुएं कौन सी है, तो हम लोग बोलेंगे कि लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, CS। तो ये जो है ना ये क्षारीय धातु, यानी एस ब्लॉक का जो एस ब्लॉक की जो पहली वाली सीरीज होती है ना, पहली वाली लाइन होती है ना, ये जैसे पीरियड टेबल स्टार्ट होता है तो उसमें पहली वाली यहाँ से जो लाइन दिखती है तो वो होती है एस ब्लॉक। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1। फिर उसके बाद ये दूसरी श्रेणी दिखती है, इसे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2। क्या आप लोग इतना जानते हैं? राइट, तो ये भी जान लीजिए। अब मुझसे पूछेगा जैसे कि O2 है, Cl2 है, ये जो अपने दो मॉलिक्यूल के साथ मतलब कि एक ग्रुप बना रहा है, ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ये Cl दूसरे Cl के साथ जुड़ा है, तो ये ग्रुप बना रहा है। और जो ग्रुप बनाते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है 0। ये Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। अब मैं बोलूँ N2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जरा बताओ, तो 0 होगी, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन थोड़ा मुझे बताना था, बेसिक थोड़ा, और बाकी जो रिडॉक्स चैप्टर उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो हम लोग बताएंगे कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है और कौन नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया है। ये वाली है ये नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया है, ये वाली जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है? ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। ये वाली कौन सी अभिक्रिया है? ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। ये वाली कौन सी अभिक्रिया है? ये नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया है। नॉन रिडॉक्स को मैं N से दर्शा रही हूँ, राइट। फिर ये वाली कौन सी अभिक्रिया है? ये वाली भी नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया है। ये वाली कौन सी अभिक्रिया? ये वाली रिडॉक्स अभिक्रिया है, ये वाली भी रिडॉक्स अभिक्रिया है। अब आप लोग बोलोगे ये कैसे देखा? अब कुछ बच्चे पता है, जैसे कि जब मैं मतलब कि 11th क्लास में थी तब मैंने इसे कैसे देखा था, मैंने इसे सोचा था कि जहाँ पर ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन, तो रिडॉक्स अभिक्रिया होगी, तो मैंने पता इसको रिडॉक्स अभिक्रिया कह दिया था और इसको भी कह दिया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन था। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता रिडॉक्स में। रिडॉक्स में हमें देखना पड़ता है कि ऐसा रिडॉक्स में ना मतलब कि ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, इनमें से किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था बदल रही है तो वो रिडॉक्स है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट बनाओ। देखो अगर हमसे ऐसी कोई रिएक्शन दे दी जाए और पूछा जाए बताओ कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है और कौन नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया है, तो हम रिडॉक्स अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे बताओ? तो रिडॉक्स अभिक्रिया को पहचानने का एक तरीका है कि इनमें से जो दिख रहा है ना, जैसे कि ये रिएक्शन है हमारे पास, ये वाली रिएक्शन, अब हम इस रिएक्शन में देखेंगे कि ऐसी कौन सा एलिमेंट है जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा है। अगर इसमें से कोई भी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे कि यहाँ की +2 है, राइट, और यहाँ की +3, मतलब कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाती है, तो वो गारंटेड 100% रिडॉक्स अभिक्रिया है। अगर कोई भी अगर इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट जिनकी रिडॉक्स मतलब कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदल रही है तो वो रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो देखो इनमें से हम लोग जानते हैं ये हमारा क्षारीय मृदा धातु का समूह होता है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 होती है, राइट, और ये जो ऑक्सीजन है इसकी होती है -2, और इसको जब हम लोग X यानी कि CaCO3 की जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो मान लो हमने कैल्शियम का रखा +2, इसका हमने कार्बन का निकाला तो हमने X मान लिया, और इसको हमने लिखा +3 × -2 बराबर 0। ये ऐसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसके इस वीडियो पर हम लोग एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे। +2 + x - 6 बराबर 0। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मुझे?
एक्स की वैल्यू आ गई 4। तो एक्स की वैल्यू 4 किसकी वैल्यू है? 4 आई हमारी कार्बन की, राइट। तो मतलब यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? यहाँ पर कैल्शियम की +2 थी, यहाँ पर ये ऑक्सीजन की -2 और ये कार्बन की हमने निकाल ली तो कार्बन कितनी आई? 4 आई। अब यहाँ पर देखो कैल्शियम की यहाँ पर +2 है, ऑक्सीजन की यहाँ पर -2 है और यहाँ पे कार्बन की जो आप निकालेंगे तो 4 ही आएगी और ऑक्सीजन की -2 आएगी। तो देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, सुनो, इस रिएक्शन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदली नहीं है। इस रिएक्शन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदली हो। तो मतलब इसमें किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदली। अगर ऑक्सीकरण अवस्था नहीं बदली तो ये कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? ये होगी हमारी नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया। क्यों होगी नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है, कोई भी एलिमेंट, अब इसमें से चाहे कोई भी एलिमेंट हो जिसकी किसी की भी ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाती ना तो ये 100% रिडॉक्स होती। पर देखो यहाँ पे तो किसी की भी मतलब कि ऑक्सीकरण अवस्था तो बदल ही नहीं रही, वही की वही है, तो ये नॉन रिडॉक्स है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आओगे ये नॉन रिडॉक्स क्यों है, राइट। अब ये इसमें देखो PCl5, पी की हम लोग जानते हैं, ये जो फास्फोरस होता है हम लोग जानते हैं, नाना, पापा, असलम सब बीमार, राइट, सब बीमार। तो ये हमारे 15वें ग्रुप का एलिमेंट जो पी ब्लॉक होता है उसमें ये हमारे 15वें ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है 5 होती है फास्फोरस की, राइट, ये 5 होती है। अब यहाँ पे देखो Cl जो क्लोरीन है, क्लोरीन की -1 होती है। तो हमने क्या किया, देखो हम लोग एक बार PCl3 की, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये PCl5 लिखा हुआ है, PCl5। इसको हमने माना P की हमें निकालनी तो हमने X मान लिया, राइट। अब हमको क्या निकालना है, क्लोरीन की हम जानते हैं -1 होती है बराबर 0। तो X बराबर 5 आ रहा है, राइट, X बराबर 5 आ रहा है, ये आ रहा है हमारे इस तरफ का X बराबर 5। अब हम लोग PCl3 की देखते हैं, PCl3 की X माना और -3 वो इंटू 1, 1 मिनट, 3 इंटू -1, तो X -3 आ रहा है बराबर 0। तो X बराबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था 3 है परंतु यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था बदल गई। तो मतलब ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? और देखो ना यहाँ पर, और देखो ना यहाँ पे Cl2, मैंने बोला था ऑक्सीजन अगर एक एलिमेंट से जुड़ जाए, ग्रुप बना ले, O2 बन जाए तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर ये Cl2 ग्रुप बना ले तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर ये अगर ये जैसे कि ग्रुप बनाए Cl2, अगर इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ जाए तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 नहीं होगी। अगर एक एलिमेंट अपने ही समूह से ग्रुप बना ले तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाती है। तो देखो ये इसने C के साथ एक और सील बनाया, तो देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो गई, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, -1 थी ना क्लोरीन की। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था बदल रही है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था बदल रही है तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही आप थर्ड वाला बताओ मुझे जरा, थर्ड वाला रिडॉक्स अभिक्रिया होगी या नहीं होगी बताओ। ये देखो इस पे ना, यहाँ पे ये ना ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है कुछ, तो मान लो हमें हाइड्रोजन का निकालना, तो हमने क्या लिखा, 2x बराबर 2x प्लस -2 इंटू 2, राइट। ये हमने क्या किया, 2x बराबर -4, तो x बराबर क्या आएगा, 4/2, तो क्या आ गया, 2 आ गया, राइट। तो ये हाइड्रोजन का 2 आया, राइट। अब हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है,
ये ऑक्सीजन दूसरे ग्रुप के साथ, मतलब कि दूसरा ही एक ऑक्सीजन है वो अपने जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और किसी से नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था 0 आएगी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो -2 है, राइट। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो जिसकी ऑक्सीजन अवस्था बदल रही है तो पक्का रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अवस्था बदल रही है तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, राइट। अब यहाँ पर देखो हमारा Cl है, इसकी ऑक्सीजन अवस्था -1 है, इसकी हाइड्रोजन की +1 होती है। ये देखो हमारा यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन अवस्था किसी की भी नहीं बदल रही, तो ये नॉन रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ये देखिए हमारा जिंक, ये हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैल्शियम, इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है? +2 होती है, राइट। तो हमने माना था बेटा मांगे काला सर, तो मतलब इसकी ऑक्सीजन अवस्था +2 होती है। और ये CaCl2 की भी कितनी होती है? +2 होती है, राइट। तो यहाँ पर भी मतलब किसी की भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से भी किसी की ऑक्सीजन अवस्था नहीं बदल रही है। अब देखो यहाँ पर किसी की ऑक्सीजन अवस्था बदल रही है कि बताओ मुझे? CH4 में ही देख लो, मान लो CH4 में ही देख लो, C की हमने X मानी और हाइड्रोजन की हमने +4 मान ली, राइट। तो X बराबर कितना आ गया? -4 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास CO2 के देख लो, CO2 को X माना +2 × -2, राइट। तो X बराबर कितना आ गया? 4 आ गया, राइट। तो यहाँ पर भी मतलब कि एक बार देख लीजिए, हम लोग CH4 की निकाल के देखते हैं, राइट। तो हमको CH4 की निकाल के देखिए, यहाँ पे C की X मानी हम लोगों ने, हाइड्रोजन का +1 होता है, +1 होता है, 1 यहाँ पे 4 लिखा था हमने, 4 से इंटू कर दिया, राइट। तो बराबर 0। तो यहाँ पर X की वैल्यू कितनी आई? -4 आई। कितनी आई? -4 आई। लेकिन हम लोग जब CO2 का करते हैं, CO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, तो हमने यहाँ पे X रखा, यहाँ पे हमने -2 लिखा और यहाँ पे ×2 लिखा। तो यहाँ पर X की वैल्यू कितनी आई? +4 आई। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अवस्था बदल रही है, उधर कितनी आई थी? -4 आई थी, इधर +4 आ रही है। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अवस्था बदल रही है, और जहाँ पर भी ऑक्सीजन अवस्था बदलती है वो रिडॉक्स होता है। ये जो मैं लेके आई हूँ 7 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा बता देती हूँ। देखो यहाँ पे Na क्या होता है? कौन से ग्रुप का Na ना, जो S ब्लॉक होता है उसका पहले ब्लॉक में आता है, राइट। तो इसकी +1 होती है, +1। ये देखो +1, जैसे कि Na का निकालना है 2 × +1, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 होती है, 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो Cl2, हमने बोला था जब क्लोरीन एक दूसरे अपने ही जैसे ग्रुप के साथ बनाए तो उसकी ऑक्सीजन अवस्था 0 होती है, राइट। अब मेरे पास मान लो ये 2NaCl था, 2NaCl, राइट। अब 2NaCl का ऑक्सीजन अवस्था बताओ तो जरा मेरे को, मान लो Cl की बताने, तो मैंने Cl का X मान लिया, राइट। अब मेरे को मतलब 2Na, तो मैंने क्या किया? 2 × 1, तो X बराबर क्या आ गया? 2 आ गए। तो मतलब ये जो -2 आ गए, तो मतलब मैं इतना बताना चाह रही हूँ, जहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था बदल जाए, मतलब यहाँ अलग थी और यहाँ अलग थी, तो पक्का रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, राइट। तो ये हम लोगों ने रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचानना सीखा था अभी। तो अब जैसे कि हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, एक जब भी हमको आयतन निकालना हो तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 22.4 × N, ये होता है हमारा लीटर में, राइट। ये है फॉर्मूला हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हमको वॉल्यूम के बारे में बताया हो, और वॉल्यूम में जैसे प्रेशर 1 kTm दिया हो, जब हमको STP NTP के बारे में बात करें, और ज़्यादातर फॉर्मूला हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। अब इसी की जैसे एक फॉर्मूला होता है किताबों में, जैसे देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो अब बात आती है ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब प्रेशर दिया हो 1 बार, जब भी बार लिखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जब भी हमको STP NTP, एक वायुमंडलीय दाब, ये सब दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी हमको बार दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब तो कन्फ्यूज़न दूर हो गई कि ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे और ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे। सुनो, जब भी बार के बारे में बोला हो, किसके बारे में बोला हो? बार के बारे में, तो ये वाला फॉर्मूला।
जब भी बार के बारे में तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो सॉल्व करते हैं, उम्मीद है आप लोग ये वाला सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ये देखो हमको दिया है 44 ग्राम CO2 का STP पर आयतन क्या होगा। आयतन पूछा यानी वॉल्यूम पूछा, तो हम लोग फॉर्मूला का लगाएंगे V बराबर 22.4 इंटू में N लीटर में। अब हमको मोल निकालना पड़ेगा। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, भार बटे क्या होता है, अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट। अब इसका भार कितना दिया है, 44 ग्राम, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, 44 रख देंगे। और जब हम लोग CO2 का अणु भार निकालेंगे, जैसे कि CO2 का अणु भार, अब देखो CO2 का अणु भार हम कैसे निकालते हैं, हमने लास्ट क्लास में CO2 का अणु भार निकालना सीखा था। हम लोग क्या करते हैं, ये कार्बन है प्लस 2 ऑक्सीजन है। अब हम लोग जानते हैं कार्बन का भार कितना होता है, 12 प्लस 2, ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16, तो 16 दूनी होता है 32, और 32 और 12 कितने होते हैं बताओ, 44 होते हैं, राइट। अब हम लोग निकालेंगे मोल। मोल बराबर क्या होता है, भार यानी 44, और अणु भार भी CO2 का कितना है, 44 है, राइट। तो इसका 1 आ जाएगा, राइट। इसका मोल कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग आयतन निकालते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 22.4 लीटर इंटू में N, 22.4, N की वैल्यू कितनी है, यानी मोल की वैल्यू कितनी है, 1, तो मतलब वॉल्यूम कितना आ गया, 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितना है बताओ बच्चों, 22.4 लीटर। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, इजी पीजी से होते हैं, तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब ऐसे ही मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन है 44 ग्राम N2O का STP पर आयतन बताओ। STP पर आयतन बताओ, राइट। STP पर वॉल्यूम बताओ। तो क्या आप लोग बता सकते हो STP पर वॉल्यूम? तो क्या आप लोग बता सकते हो? तो एक बार आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। तो मैंने आपसे क्या पूछा था, 44 ग्राम N2O का STP पर आयतन। तो उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर भी बेस्ड था, तो उम्मीद है आप लोग कर पाए होंगे। कैसे किया, हम लोगों ने क्या निकाला, पहले N2O का अणु भार निकाला। तो कैसे निकालेंगे N2O का अणु भार, हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन कितनी है, 2 प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का अणु भार कितना होता है, 14, और 14 28, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 28 और 16 कितने होते हैं, 44। तो ये 44 है इसका अणु भार। अब हमको क्या दिया था, मोल। अब हम लोग मोल निकालेंगे। क्वेश्चन हट गया, पर हमको क्वेश्चन तो याद है ना। मोल बराबर भार दिया था 44, अणु भार कितना दिया था, 44, तो मोल आ गया 1, राइट। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमने लिखा था 22 ग्राम CO2 का STP पर आयतन। तो हम लोगों ने बोला था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 22.4 इंटू में N। इसमें हमें N की वैल्यू निकाली, तो N की वैल्यू हमने कैसे निकाली, भार बटे क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार। भार कितना दिया था हमको, भार दिया था 44, भार दिया था हमको 44, और मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते कितना होता है, 44 होता है, राइट। तो मोल की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1 आ गई थी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मोल की वैल्यू 1 कैसे आई थी, मोल की वैल्यू 1 ऐसे आई थी, भार बटे हम लोगों ने अणु भार लिखा था। तो यहाँ पे 44 ग्राम CO2 का STP पर भार कितना आ जाएगा, STP पर आयतन कितना आ जाएगा, वो 22.4 आएगा।
क्या आप लोग समझ पा रहे हैं 22.4 कैसे आया? क्योंकि n की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, मोल की वैल्यू 1 आई थी इसलिए। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आप लोग खुद करिएगा इसे पहले। एनटीपी पर आयतन क्या होगा यदि 45 ग्राम CH3 हो तो देखो पहले तो मुझे बताओ, ये 22 वॉल्यूम का जब भी फॉर्मूला निकालते हैं तो 22.4 इंटू में n, ये कब लगाते हैं? ये लगाते हैं जब हमको जो वॉल्यूम है वो मतलब कि जब प्रेशर है, प्रेशर वो 1 ATM दिया हो, और अगर प्रेशर 1 बार दिया हो तो बताओ आयतन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? आयतन निकालने के हम लोग लगाते हैं 22.7 गुणे में n। ये कब लगाते हैं? जब प्रेशर 1 बार दिया हो, ठीक है। अब जब हमको और कुछ भी ना दिया हो तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं 22.4 इंटू में मोल, n यानी होता है मोल। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे खुद? एनटीपी पर आयतन दिया है, एनटीपी पर आयतन क्या होगा यदि 45 ग्राम CH3 हो तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एनटीपी पर आयतन यदि 22 ग्राम CH3 हो तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है 22.4 इंटू में n निकालना है तो हम लोग लिखेंगे मोल, मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार। अब सुनो, हमको भार कितना दिया है? 45। CH3 का हम लोग अणु भार कैसे निकालते हैं? CH3 लिखेंगे कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। कार्बन का भार कितना होता है? 12 प्लस 3, तो 12 और 3 कितने होते हैं? 15। तो CH3 का अणु भार कितना होगा? 15 होगा, राइट। तो मोल निकालना है तो हम लोग भार लिखेंगे, भार यानी अणु भार लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। भार कितना है? 45 ये हमको दिया हुआ है, और 15 अणु भार है, तो 15 तिया 45, तो मोल कितने आ गए? 3 आ गए। तो हमने क्या निकाला? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 22.4 इंटू में n की वैल्यू कितनी है बताओ? 3 है। तो ये हम लोग बहुत आसानी से ये आयतन निकालने वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसको जब इंटू कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो क्या आप लोग अब आयतन ऐसे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप लोग आयतन निकाल सकते हैं, राइट। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है एसटीपी पर CO2 का आयतन दिया है हमें इस गैस में कुल CO2 की कुल अणुओं की संख्या बतानी है। तो हम लोग को कुछ भी दिया हो, मतलब कि हमको अणुओं की संख्या बतानी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम अणुओं की संख्या बताने में हम लोग कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है? नहीं, आयतन बराबर क्या होता है? 22.4 इंटू में n। हम लोगों को क्या निकालना है? मोल निकालना है हमको। देखो यहाँ पे अब आप लोग पूछोगे मोल निकालने के लिए तो हम तो भार बटे अणु भार का यूज़ करते हैं, राइट, मॉलिक्यूलर वेट का, या फिर n/Na का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये तो हमको कुछ भी इसमें दिया नहीं है, ना भार दिया हुआ है, ना हमको अणुओं की संख्या दी हुई है, तो हम लोग वॉल्यूम की तरफ से जाते हैं। 22.4 गुणे में n यानी मोल। तो देखो ये हमको आयतन ये हमको दिया हुआ है 44.8, ये हमको दिया हुआ, और 22.4 ये नीचे आ जाएगा। तो मोल कितने आ जाएंगे बताओ? 2 आ जाएंगे ना। तो ये हमारा मोल तो 2 आ गया। अब हमको क्या निकालनी है? अणुओं की संख्या निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे अणुओं की संख्या को? तो अणुओं की संख्या है, जैसे कि अणुओं की संख्या निकालनी है तो देखो n बराबर क्या होता है? हम लोगों ने मोल बराबर पढ़ा होगा, मोल बराबर क्या होता है? n/Na। अणुओं की संख्या, ये n क्या है? ये n है अणुओं की संख्या या फिर कणों की संख्या। अब सुनो, ये Na क्या है? Na की वैल्यू बताना जरा मुझे, बताओ। Na की वैल्यू होती है 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ये हमारे अवैगैद्रो नियतांक होता है Na। तो अब हमें क्या निकालना है? कणों की संख्या निकालनी है। तो n बराबर क्या होगा? स्मॉल n इंटू n। स्मॉल n की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी, राइट। तो कैपिटल N बराबर 2 इंटू Na। यह आ गई हमारी अणुओं की संख्या, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? एसटीपी पर हम लोगों ने मोल निकाल लिया, क्योंकि हम लोगों ने मोल कैसे निकाला? V मतलब कि आयतन बराबर 22.4 इंटू में मोल निकाल ली इस तरीके से। फिर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया और ये अणुओं की संख्या निकाल ली।
राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। देखो 40 ग्राम हमको MgCO3 दिया हुआ है। अब उसको हम लोगों ने 40 ग्राम MgCO3 का आयतन क्या होगा। अब ये क्वेश्चन पता है PNST में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को क्या आप लोग सॉल्व कर पाएंगे? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं क्या करना है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 22.4 गुणे में n। n मतलब क्या होता है, मोल होता है। अब हम लोग n कैसे निकालेंगे? मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, भार बटे में मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार, भार कितना दिया है 40। MgCO3 का जो अणु भार होता है वो कितना होता है। अब ये MgCO3 का हम लोग अणु भार निकालेंगे तो क्या करेंगे, Mg को हम लोग Mg लिखेंगे प्लस कार्बन और प्लस ऑक्सीजन इंटू 2 इंटू में 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका अणु भार, MgCO3 का हम लोग अणु भार कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Mg प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। Mg का जो भार होता है वो 24 होता है, कार्बन का भार होता है 12 और 16 मुझे 16 32 16 3 48, तो ये 48 आ गया। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे ऑक्सीजन का अणु भार 16 होता है, 16 को जब 3 से गुणा करेंगे तो ये 48 आएगा। फिर ये टोटल कितना आ रहा है बताओ मुझे, कैलकुलेट करके टोटल आ जाता है 84। तो हम लोग क्या करेंगे, 22.4 को 84 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो आयतन है वो आ जाएगा, राइट। तो इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 40 ग्राम MgCO3 का आयतन क्या होगा, तो बिल्कुल वैसे ही होगा। तो आप लोग आयतन निकालना होगा तो अब तो सीख ही गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा है कि 168 MgCO3 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कुछ नहीं दिया तो हम लोग मोल निकालेंगे। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। भार कितना दिया 168, और हम लोग जानते हैं MgCO3 का अभी हम लोगों ने अणु भार निकालना देखा था। अणु भार क्या था इसका, 84 था। 84 एक मतलब कि 84 बन जाए 84, 84 2 जा 168। क्या आप लोग 84 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 168 ही आएगा, राइट। तो जब इसे काट के देखेंगे तो इसका मोल 2 आ रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो मेरे पास NH3 है। अब 1 मोल NH3 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी। देखो 1 मोल NH3 में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 3 है। तो हाइड्रोजन परमाणु के मोल कितने हो गए, 3 हो गए। अगर मैं पूछूं मेरे पास N2O में 1 मोल, जब कुछ नहीं होता तो 1 मोल माना जाता है। 1 मोल N2O में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है बताओ, 1 है, राइट, 1 है। अब मैं पूछूं जरा MgCO3 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है बताओ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, राइट। तो 1 मोल MgCO3 में ऑक्सीजन परमाणु के मोल कितने हैं, 3 है, राइट। और अब ये पूछा है कि 168 ग्राम MgCO3 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, और MgCO3 का अणु भार होता है 44, तो 2 मोल आ गए। तो अब हमें क्या निकालना है, 2 मोल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकालनी है। हम लोग जानते हैं कि 1 मोल MgCO3 में ऑक्सीजन परमाणु के मोल कितने होते हैं, देखो 3 होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, राइट। अब मैं पूछूं कि 2 मोल MgCO3 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बताओ, तो 3 को 2 से गुणा कर देंगे, राइट। तो ये 6 आ जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। तो 2 मोल मतलब कि MgCO3 में ऑक्सीजन परमाणु के मोल कितने हुए, 6 हुए। तो अभी तो हमने मोल निकाला, ये अभी हम लोग 1 मोल MgCO3 में ऑक्सीजन परमाणु के मोल कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। अभी यहाँ पे मैं संख्या बोल रही थी, वो संख्या नहीं, मैं मोल बोल रही थी। 1 मोल MgCO3 में ऑक्सीजन परमाणु के मोल यहाँ पे 3 थे, हम लोगों ने मोल 2 निकाला, तो हमें क्या निकाला, 2 मोल MgCO3 में ऑक्सीजन परमाणु के मोल कितने हैं, ये 6 होंगे। अब हम लोगों ने मोल निकाल लिया, हमसे क्या पूछा है, परमाणुओं की संख्या। अब हम लोग जानते हैं n बराबर भी क्या होता है, n/Na होता है, n/Na। ये n क्या है, ये n है अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या या फिर कणों की संख्या। हमने मोल निकाला था, ऑक्सीजन परमाणु के मोल निकाला था, वो 6 आए थे। 6 को Na से गुणा कर दो तो ये आ गए हमारे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। अब सुनो, ये n क्या है, ये n है परमाणुओं की संख्या, राइट।
तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मोल निकाला, किसका, Mgco3 का मोल निकाला हमने, भार निकाला, भार बटे अणुभार 84 था, इसको मोल आ गए 2। हम लोग जानते 1 मोल Mgco3 में ऑक्सीजन परमाणु कितने थे, 1 मोल Mgco3 में ऑक्सीजन परमाणु कितने थे बताओ, 3 थे, 3 मोल ऑक्सीजन के परमाणु, 3 मोल थे ऑक्सीजन। अब मैं बोलूँ कि 2 मोल में बताओ, 2 मोल में, अब मैं बोलूँ 2 मोल में Mgco3 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, तो मैं 3 तो 1 मोल में थे, 2 मोल पूछे तो मैं 2 से गुणा कर दूंगी तो 6 मोल आ गए। तो हमारे मोल 2 मोल आए थे, तो 2 मोल में ऑक्सीजन परमाणु के मोल कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये हमने मोल निकाला। अब हम लोग जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो नियतांक। अवोगाद्रो नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। राइट, हमसे पूछा है परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। हम लोग क्या करेंगे, मोल बराबर क्या होता है, ये एन जो है ये परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या। हमको क्या निकालना है, कैपिटल एन निकालना है, कैपिटल एन। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एन बराबर क्या होता है, एन ए इंटू में स्मॉल एन। तो स्मॉल एन हमारा क्या था, स्मॉल एन मतलब ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल कितने थे, 6 थे। तो एन बराबर मतलब ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, 6 इंटू में एन ए। एन ए क्या है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो हमारा कणों की संख्या यानी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है वो हम कैसे निकालेंगे, जब हम ऑक्सीजन परमाणु के मोल निकालेंगे। तो हमने ऑक्सीजन परमाणु के मोल निकाले 6, उसको अवोगाद्रो नियतांक से गुणा कर दिया, तो ये हमारे आ गए ऑक्सीजन परमाणु। अब ये देखो, ऐसा ही हमको एक क्वेश्चन दिया है, कैल्शियम फास्फेट में कैल्शियम फास्फेट के 1 प्रतिदर्श में 8 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। तो इस सैंपल, प्रतिदर्श का इंग्लिश में मतलब होता है सैंपल, तो इस सैंपल में कैल्शियम परमाणु के मोलों की संख्या, तो देखो Ca3PO4 की पावर 2। अब इसमें हमको कैल्शियम के मोल पूछे, तो देखो यहाँ पे कैल्शियम के मोल कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, मतलब कि कैल्शियम के मोल 3 दिख रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे कैल्शियम के मोल कितने होंगे बताओ, 3 होंगे। तो हमको ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन क्या है, 3। तो इसका सही आंसर जाएगा 3 और डी ऑप्शन है नन। तो इसका सही आंसर 3 जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगी जैसे कि H2O में ऑक्सीजन परमाणु के मोल कितने दिख रहे हैं, तो ये 1 दिखते हैं। राइट, तो ये हमें देखने वाले सवाल हो गए। आप जैसे कि NaOH में ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हम लोगों को ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन का भार कितना है, 16 है, और NaOH का अणु भार कितना होता है, 40 होता है, ये हम लोग जानते हैं। फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो 2 8 जा होता है 16, और ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 10। तो मतलब क्या आ गया, ऑक्सीजन परमाणु का प्रतिशत कितना आ गया, 0.4। यानी कि और हम क्या करते हैं, 100 से गुणा भी करते हैं, तो ये 0 से 0 कट गया, तो हमारा 40% आ गया। राइट, नेक्स्ट है हमारा, देखो, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो हमें लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। राइट, थैंक यू। आज की सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।